हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत में सत्रीकरण का शिक्षा पर प्रभाव। यानी कि जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है उसका हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मली इसका मीनिंग जानने की कोशिश करें तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसका मतलब होता है कि समाज को कई सारे जो स्तर होते हैं ना उसमें बांटा जाता है। अब उसके जो आधार होता है, उसका जो बेस होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसकी बात शुरू करते हैं कि जो सत्रीकरण शब्द है हमारा, ये भौगोलिक क्षेत्र से निकाला गया है। और जो स्टेटा है उसका मतलब होता है पत्थरों की सतह जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड की बात करते हैं तो ये जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र होता है उससे हमने लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो बहुत सारी लेयर से बनी हुई है ना, बहुत सारी परतें जो है इसमें बनी हुई हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लेयर से हमारी जो मिट्टी है नीचे की उसमें बहुत सारे लेयर पाई जाती हैं। तो वहाँ से हमने ये जो स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है हमने ये वहाँ से लिया है। लेकिन अगर हम इसके आगे हम समाज जोड़ देते हैं, यानी कि सोशल वर्ड को जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो सामाजिक सत्रीकरण जो होता है वो आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सत्रीकरण वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, इस वर्ड की बात करते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र से हमने लिया है। लेकिन अगर हम सामाजिक सत्रीकरण की बात करते हैं तो वो आनुवंशिकता से इसको जोड़ा जाता है, जो कि शक्ति होगी, जायदाद होगी या सम्मान, इस पर आधारित होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हम जब समाज का स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे कि शक्ति है, हमारी जायदाद है या फिर सम्मान है। ठीक है, ये कुछ इसके बेसिस हो सकते हैं जिसके बेस पर हम समाज का सत्रीकरण करते हैं। इसमें लिखा है कि आसान शब्दों में कहा जाए तो ये सामाजिक सत्रीकरण कुछ नहीं है, बल्कि ये समाज को विभिन्न समूह और वर्गों में बांटती है। ऑफ कोर्स, जब समाज का हमने स्ट्रेटिफिकेशन करना है तो ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, समाज का बंटवारा ही कर रहे हैं। इसको इसको फर्स्ट स्तर पे रखेंगे, इसको दूसरे स्टेज पे रखेंगे, इसको तीसरे स्टेज पे रखेंगे, तो हम जो हमारी सोसाइटी है उसको हम बांट रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल से यही मतलब होता है। और इसी बांट को हम सत्रीकरण कहते हैं, क्योंकि यह आंतरिक समूह और बाहरी समूह के जो संबंध हैं उनको बताता है। इसका अर्थ ये है कि एक समूह से संबंध रखने वाले व्यक्ति दूसरे समूह से संबंध रखने वालों से अलग तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मान लो हमारा यहाँ पर पहला स्टेज का है, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ स्टेज है, तो इस पहले स्टेज के जो लोग हैं वो दूसरे स्टेज के लोगों से थोड़ा अलग तरह से बिहेव करना शुरू करेंगे। ठीक है, चाहे वो अब मान लो हमने किसी को फर्स्ट स्टेज पर रखा है तो वो अमीर हो सकता है या ऊंची जाति का हो सकता है, जिसको हमने सेकंड स्टेज पर रखा है वो कोई निम्न जाति का हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम इसमें इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश करी है। तो ये जो सभी समूह होते हैं, ठीक है, ये समूह अपने साथ विभिन्न तरह के स्तर और जो है वो, सॉरी एक मिनट, मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको, ये कलर भी ठीक नहीं लग रहा ना इसमें। ठीक है, तो इसके सम्मान जो है वो लिए हुए हैं और इन सब की अपने समाज में अपनी पहचान होती है। ऑफकोर्स जब हमने समाज का स्ट्रेटिफिकेशन किया है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटा है, तो सबका क्या है, सबकी अपनी एक खुद की पहचान होती है। अब ये उसमें कैसे होगा, शायद अब आ जाए, नहीं ये भी थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, आई डोंट नो व्हाई। पहले तो ठीक चल रहा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि जब आप इस पेपर, इस जो टॉपिक है उसके बारे में आप लिखना शुरू करोगे तो आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले तो ऑफकोर्स पता है आपको कि सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, लेकिन उसके दूसरे नंबर पर आपको कोई ना कोई डेफिनेशन लिखनी है, चाहे एक लिखें चाहे दो लिखें, बट डेफिनेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो डेफिनेशन हम लेंगे रेमंड PW मुरे। ठीक है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है और उन्होंने कहा है कि सामाजिक सत्रीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है जिसमें समाज ऊपरी और निचली सामाजिक भागों में बटा हुआ होता है। क्योंकि हमें पता ही है कि हम किसी का स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं तो ऊपर नीचे वाला जो स्टेजेस है वो तो हमारी आएंगी आएंगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये भी कुछ और डेफिनेशंस हैं, अगर आपने इसमें से कोई डेफिनेशन लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, जिसको भी ठीक लगती है।
आप देख सकते हैं आराम से, मैं सबको रीड नहीं करने वाली। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है वो है फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जब आप इसके जो विशेषताएं हैं उनको जानोगे तो आपको ये जो अगर अभी तक आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा तो आप अब सब इसका मतलब जो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता आती है, इसका क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो अब ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता आती है वो है कि एक सामाजिक घटना, अ सोशल फिनोमिना। ठीक है, सामाजिक सत्रीकरण एक सामाजिक घटना है जिसमें समाज की उच्च और निम्न वर्गों में विश्वास किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन, हमने हमारा वर्ड क्या है, हमारा शब्द क्या है, हमारा शब्द है सोशल, यानी कि सामाजिक सत्रीकरण। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ऑफकोर्स इसका जो रिलेशन होगा वो हमारी सोसाइटी से तो होगा, हमारे समाज से ही होगा, क्योंकि समाज को ही तो हम वर्गीकृत कर रहे हैं ना, उसी का ही तो स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि एक सामाजिक घटना है, क्योंकि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो हमारे सोसाइटी में ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लोगों को स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया। जब हम स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोगों को उनकी शक्ति, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जो सामाजिक सम्मान है उसके आधार पर हम लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, फिर इससे नीचे वाले पावर की बात करते हैं, फिर इससे नीचे पावर के लोग आते हैं, फिर इससे नीचे पावर के लोग आते हैं, या फिर इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, ये अमीर है, ये उससे थोड़े से कम अमीर है, ये बिल्कुल गरीब है, ये उससे बिल्कुल ही गरीब है जो सड़कों पर फुटपाथ पे रहते हैं। ठीक है, और अगर हम सामाजिक सम्मान की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे महात्मा गांधी जी हो गई और हमारे B.R. अम्बेडकर हो गए, इनको हमने सबसे पहले रखा है क्योंकि उनके समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। उसके बाद कुछ और, उसके बाद कवि वगैरह ले सकते हैं या फिर हम साइंटिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है सामाजिक सम्मान के बेस पर भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है व्यक्तियों की अपेक्षा लोगों का स्तरीकरण, रैंकिंग ऑफ पीपल रेदर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, रेदर देन इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ पर ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पे रखा, दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे रखा, तीसरे को यहाँ पे रखा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे लोगों को रख रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का स्ट्रेटिफिकेशन समाज में नहीं हो रहा कि हाँ जी हमारी सोसाइटी में कोई 5-6 लोग थोड़ी हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो हमने पूरे ग्रुप का स्ट्रेटिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि लोगों के समूह जो होते हैं ना उनका हम स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये एक व्यक्ति यहाँ पे रख दिया, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे रख दिया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसा नहीं किया। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप यहाँ पे रख दिया, दूसरा ग्रुप ही हमारा सेकंड नंबर पर है, तीसरा हमारा थर्ड नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्राकृतिक तथा स्वैच्छिक अलगपन, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेचुरल भी है और वॉलेंटरी भी हम सेपरेशन कर रहे होते हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि सामाजिक सत्रीकरण एक प्राकृतिक और स्वैच्छिक अलगपन है जिसे जाति, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर किया जाता है। देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम जो है अपनी मर्जी से कोई स्ट्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं, क्योंकि अब जाति के हिसाब से देखते हैं तो आपको पता है सबसे पहले ब्राह्मणों को रखा गया था। ठीक है, सबसे नंबर पर हमने ब्राह्मण रखे थे, दूसरे नंबर पर हमने किस क्षत्रियों को रखा था, तीसरे नंबर पर हमने वैश्यों को रखा था, और फोर्थ नंबर पर हमने क्या किया था, जो शूद्र थे उनको रखा था। तो इसमें आपको कहीं भी अपनी मर्जी से रखा हुआ दिख सकता है नहीं, क्योंकि जो फोर्थ नंबर पर हमारे लोगों को रखा गया था जो शूद्र उनको कहते थे, तो उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन यहाँ पे विशेषता बता रखी है, और यहाँ पर ये जो हमारे फोर्थ नंबर के रखे गए थे जाति के अकॉर्डिंग, इनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पर लोग रखे गए थे जो कि ब्राह्मण थे उनकी मर्जी थी, क्योंकि ये जो सारा स्ट्रेटिफिकेशन समाज का जाति के आधार पर बनाया गया था वो ब्राह्मणों ने ही किया था, और इसीलिए ब्राह्मण जो थे उनकी खुद की स्वेच्छा थी, उनकी मर्जी थी कि वो स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे जिसमें वो सबसे ऊपर खुद को रखेंगे और बाकी जो लोग हैं ग्रुप है हमारे उनको बाद में रखेंगे। ये उसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं जो कि सिर्फ 4 ही फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम करती हैं उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर तो वो 2 प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, एक हमारा जैविक हो गया और दूसरा हमारा क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक आधार हो गया। अब ये जो हमारे मेन पॉइंट हैं, ठीक है, जिसमें जैविक आधार बोला है और सामाजिक सांस्कृतिक आधार बोला है, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से आगे से समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये हेडिंग दे रखी है तो आपने सिर्फ 2 ही हेडिंग वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ जानी है, इनके अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैविक आधार की, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं कि किस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को उसका आधार बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आती है वो है एज। अब एज वर्ड सुन के आपने देखा होगा कि एज में हमारे हम तीन या चार टाइप से हमारी उम्र को हम पूरी ज़िंदगी को बांट रहे होते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम किशोर बन जाते हैं, फिर हम प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब होता है जो कि कम से कम 30 से 50 साल की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रौढ़ कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर क्या आता है, हमारे बूढ़े लोग। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंग हमारे समाज में जो बंटवारा हो रहा है वो 4 आधार पर होता है ना। 4 वर्गों में हम इसका विभाजन करते हैं। पहला होता है बच्चे होते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम किशोर बन जाते हैं, उसके बाद हम प्रौढ़ बन जाते हैं, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम बूढ़े बन जाते हैं। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंग हम पूरे समाज को एज के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं कि ये बच्चे इतने, हमारे सोसाइटी में अगर हम सर्वे करते हैं तो हम एज के अकॉर्डिंग भी तो कर सकते हैं ना कि इतने बच्चे हैं, इतने जो है किशोर अवस्था में अभी, इतने प्रौढ़ हैं, और प्रेजेंट टाइम में इतने बूढ़े लोग हैं। ठीक है, तो आयु के आधार पर विभाजन काफ़ी पुरानी प्रक्रिया है। भारतीय समाज में बड़ों को छोटों द्वारा सम्मान दिया जाता है, और जो लोग अब बड़े हैं उन्हें भी हर तरह से सम्मानित किया जाता है। बस ये पॉइंट हमारा इसमें बहुत सिंपल है, ये आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अपनी आप भी आप इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं हम अपने लिंग के बेस पर, यानी कि सेक्स के बेस पर। अब इसके आधार पर भी बहुत सारी हमारी सोसाइटी बटी हुई है। ठीक है, हर एक समाज में लिंग के आधार पर भी समाज को वर्गीकृत किया गया है। यह भी काफ़ी पुराना और आसान वर्गीकरण है। आमतौर पर प्राचीन समाज तथा रूढ़िवादी समाज में औरतों को पुरुषों से हीन समझा जाता था। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज में औरतों की स्थिति पुरुषों से ऊंची होती थी। अगर हम सेक्स के बेस पर करते हैं ना, तो हम इसमें पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। ठीक है, मातृसत्तात्मक वो समाज होता है जहाँ पे औरत जो होती है उसी का बोलबाला होता है, वही घर की मुखिया होती है और वही सारे घर के डिसीजन लेती है, और शादी करके वो अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती, बल्कि शादी करके जो उसका हस्बैंड है वो उसके घर पे आता है। ठीक है, ये होती है। दूसरे पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है पितृसत्तात्मक, जो कि अभी हमारे इंडिया में पहले से ही चलता आ रहा है कि पितृसत्तात्मक क्या होता है। तो पितृसत्तात्मक वो होता है जिसमें घर का मुखिया पिता होता है और बाकी सारे जो डिसीजन होते हैं घर के वो एक घर का मेल पर्सन जो होता है वही ले रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने सेक्स और लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, औरत और मर्द के रूप में भी हम वर्गीकरण कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे तो आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर और भी बहुत सारी टाइप के सब पॉइंट्स आ चुके हैं इस चीज़ में, वो तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम क्या करते हैं, समाज हमारा या तो मातृसत्तात्मक होता है। इसमें एग्जाम्पल आप मेघालय का ले सकते हैं। मेघालय हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है वो औरतों की चलती है। वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी दुकानें आप देखोगे या कुछ भी, वहाँ पे औरतें ही बैठी हुई मिलेंगी, जबकि वहाँ पर बच्चे संभालने का काम या जो घर के काम होते हैं वो सारे आदमी लोग करते हैं। लेकिन घर के बाहर के सारे काम होते हैं वो हमारे मेघालय में किया जाते हैं औरतों के द्वारा ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है जन्म। अब जन्म के हिसाब से देख लेते हैं। भारतीय समाज जन्म के आधार पर भी किसी व्यक्ति को उच्च या निम्न गिना जाता है या उच्च या निम्न श्रेणी में रखा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर व्यक्ति किसी विशेष जाति या समूह में पैदा हुआ तो वो उच्च है, और अगर वो किसी निम्न जाति में पैदा हुआ है तो वो निम्न है। यानी बर्थ का मतलब ये है कि देखो हमारा किसी पे बस नहीं है, कोई बच्चा किसी घर में पैदा हो सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने जो है बर्थ के अकॉर्डिंग ही बोली है कि अगर एक बच्चा ऐसा है जिसका ऊंची जाति में और अमीर परिवार में हुआ है तो उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में बहुत ही हाई है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई बच्चा किसी निम्न परिवार में जन्म हुआ है या किसी गरीब परिवार में नीचे जाति में पैदा हुआ है तो उसका जो समाज में भी स्टेटस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा। इसमें बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि वो किस परिवार में है, बड़ा होने के बाद उसे पता चलेगा। लेकिन जैसे ही वो पैदा हो गया, समाज में उसकी स्थिति जो है इस बात से तय की जाएगी कि वो किस परिवार में और किस जाति में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम सोसाइटी में आजकल कर देते हैं। अगर वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी जो स्थिति है बिल्कुल ही ख़राब है। अगर वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी स्थिति हाई फाई है भाई। ठीक है, जाति प्रथा कुछ नहीं है मगर किसी समाज का जन्म या वंश को आधार बनाकर उसका विभाजन करना जो है वो सत्रीकरण कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कास्ट आ जाता है। कास्ट का तो पॉइंट मैं आपको पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ, जिसमें ब्राह्मण बोला था मैंने, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारे वैश्य थे और फोर्थ नंबर पर हमारे शूद्र थे। तो उसके आधार पर पूरे समाज को बांटा गया था, चाहे विवाह के तरीके हों, चाहे कोई भी तरीके हों, वो उस जाति के कुछ नियम बना दिए गए थे कि जो ब्राह्मण हैं उनके ये काम होंगे कि वो यज्ञ करेंगे, हवन वगैरह करेंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो राजपूत होंगे, युद्ध लड़ेंगे, और जो वैश्य होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर वैश्य बोल रही हूँ, ओके, किसी को गलत प्रोनाउंस हो रहा हो, ठीक है, तो जो वैश्य होंगे वो व्यापार करने का काम करेंगे, और जो शूद्र होंगे वो क्या करेंगे, वो गंदे काम करेंगे। गंदे काम का मतलब है कि नालियाँ साफ़ करना या मरे हुए पशुओं को उठाना। इस तरह की किताबें आप में, ये जो नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ आपको हर किताब में मिल जाएगी, वहीं से बता रही हूँ मैं, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रही मैं यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है हमारी सोसाइटी में समाज के अकॉर्डिंग भी पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया था, और ये काम किसने किया था, ब्राह्मणों ने ही किया था, और उन्होंने इसलिए खुद को सबसे ऊपर रखा। ओके, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है हमारी प्रजाति के हिसाब से, इनके रेस के हिसाब से। अब रेस का मतलब क्या होता है, हमारा रंग ले लो या ये चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अमेरिका में दूसरे रंग के लोगों को सफ़ेद लोगों से निम्न माना गया, और सफ़ेद रंग वाले जो हैं उनको उच्च माने जाते थे। आपको पता है अमेरिका, अगर दक्षिण अफ्रीका की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो हमें पता ही है 2 रेसिस में पूरा समाज बटा हुआ है। आज भी अमेरिका में आपको 2 तरह के लोग मिल जाएंगे, एक आपको जो है वो गोरे मिल जाएंगे, ठीक है, और दूसरे जो आपको मिलेंगे वो मिल जाएंगे काले लोग, ठीक है। तो इस तरह से समाज में जो है पूरा समाज का वर्गीकरण किया गया है, और इसी के बेस पर भी हमारा भेदभाव भी चालू हो जाता है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि सोशियो कल्चरल बेसिस ऑफ या फिर और फैक्टर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता चुके थे पहले कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो 2 आधार पर है। जैविक आधार पर हमने भी पूरे 5 पॉइंट किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो चल रहा है, शुरू हो रहा है, वो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। अब सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर किस तरह से समाज को बांटा गया है अलग अलग भागों में, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट बोला है वो है हमारा अर्जित स्थिति, यानी कि अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। यानी सोशियो कल्चरल में अचीव्ड क्या होता है, जिसमें आप समाज में अपना स्टेटस खुद बनाते हैं। कैसे, आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठकर इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटस उनको अब मिला है वो उन्होंने अचीव किया है। कैसे, कड़ी मेहनत करके, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे आगे मेरे ख्याल से मिल जाएगा इसमें, पर हम इसी पॉइंट पे रहते हैं कि अचीव्ड स्टेटस क्या होता है कि आप अपनी मेहनत करके अपनी जो स्थिति है उसको ऊंचा उठाते हैं। अमेरिका के समाज में, अमेरिकी में कई प्रवासियों ने इस स्थिति को प्राप्त किया है। और अमेरिका में अभी हम बात कर रहे थे काले और गोरे का, तो वहाँ पर भी जो काले लोग थे उनके लिए महात्मा गांधी जी ने भी काम किया था, और बहुत सारे मेरे ख्याल से नेल्सन मंडेला भी हैं, अगर मैं गलत ना बोल रही हूँ तो, उन्होंने भी वहाँ के काले जो लोग हैं उनके लिए काम करना शुरू किया था। तो अब उनकी स्थिति समाज में काफ़ी अच्छी है, अब उनके साथ वो भेदभाव नहीं किया जाता जो पहले किया जाता था। तो वो उन्होंने स्टेटस समाज में मेहनत किया, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रैलियाँ, जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, और उसके बाद उनकी अमेरिका में जो आज स्थिति है, जो स्टेटस है, वो उन्होंने खुद अचीव किया है। ऐसा नहीं कि किसी ने आके उनको ये पोजीशन दे दी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है अस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि आरोपण स्थिति का मतलब होता है कि जन्म के समय ही आपको ऐसी स्थिति मिल जाती है। यानी आज आप किसी एमएलए के बेटे बने हो तो उसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी है, ठीक है ठीक है, आपने इसमें कोई मेहनत नहीं करी है, आपको सीधे ही वो स्टेटस मिल चुका है। आप गरीब परिवार में जन्म हुए हैं तो इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन आप गरीबी से उठकर किसी स्टेटस में जाते हैं तो वो अचीव स्टेटस होता है, जो ऑटोमेटिकली आपको जन्म के साथ ही मिल जाता है। वो हमारा क्या होता है, आरोपण स्थिति वाला स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं आर्थिक स्थिति, ठीक है। देखो, आर्थिक स्थिति का इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हम आर्थिक स्थिति के आधार पर भी देखें तो समाज को हम 2 भागों में ही बांटे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक हमारे क्या आ जाता है, एक हमारा आता है अमीर वर्ग, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है गरीब का। बस, अगर जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ पे 2 वर्ग हमें दिखते ही हैं, एक बहुत ही अमीर होता है, दूसरा वर्ग बहुत ही गरीब होता है। कई बार होता है कि हम तीसरा पॉइंट भी लेके आ जाते हैं जिसमें हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मध्यम वर्ग जो नए तो ज़्यादा गरीब होता है और नए ज़्यादा अमीर होता है, तो उसको हम ना ही गिने, सीधा हम देखेंगे कि अमीर लोग होते हैं समाज में और गरीब लोग होते हैं। ओके, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बस
मैंने बोला ना कि इन दोनों वर्गों के बीच में एक अन्य वर्ग भी होता है जिसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। ओके, बाकी हमें पता है धन के आधार पर भी कुछ लोग धनी होते हैं तो कुछ लोग गरीब लोग होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी बिना पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है धर्म। देखो भाई, धर्म के बारे में कुछ ना कहा जाए फिर भी पढ़ ही लेते हैं इसमें। कुछ समाजों में सामाजिक सत्रीकरण धर्म के आधार पर भी किया जाता है। इस तरह के सत्रीकरण में कुछ लोगों को समाज की सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि धर्म में उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आज के समाज में ब्राह्मण जो है उनको सबसे ऊपर समझा जाता है, और यह सब कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये अब मैंने बोला ना कि मैं जो भी आपको स्टेटस मैंने बताया कि हमारे समाज को 4 जातियों में बांटा गया है, ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ था, वहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो धर्म जो है उसके आधार पर भी कोई धर्म बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और कोई धर्म बहुत ज़्यादा नीचा होता है। और इसकी एक वजह लोगों की संख्या भी हो सकती है, यानी एक धर्म जो है उसको मानने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना, उस धर्म का बोलबाला और उसका जो स्टेटस होगा उस समाज में बहुत ही ऊँचा होगा। उसके बाद हम राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में क्या आता है भाई, लोगों को विभिन्न समूहों में उनकी राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक शक्ति के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में चुने प्रतिनिधि को दूसरे व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा ऊंचा जो है वो समझा जाता है। अच्छा, इसमें है नहीं, चलो आगे। फिर भी हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे राजनीति में भी कि पार्टियों का ही चल रहा होता है। ठीक है, कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का बोलबाला ही है, उससे जुड़े कितने भी लोग क्यों ना हो सभी को इज्जत दी जाती है। लेकिन कुछ पार्टी के लोग इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उस पार्टी को फॉलो करने वाले नहीं लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनकी स्थिति जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन 2 चीज़ों के बारे में हमने बातचीत करी है, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगी हो जो रह गई हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के प्यार के लिए भी, और मन करे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं सो कर देना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।